हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी एसिडिटी और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। इसको हमने पानी में डाला, हमें क्या मिलेगा? एसिड है, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, हमारे पास मिला ये। और H पॉजिटिव रिलीज हुआ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ही ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड था, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब ये हमारे पास एसिड था, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये एसिड था, तो ये जो अनायन बना ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास बेस होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या है? ये स्पीसीज क्या है? क्या बोल सकते हैं? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास बना है, ये क्या है? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या होता है? वीक होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो हमारे पास वीक होता है। ठीक है, और अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वो डिपेंड करता है इस अनायन के ऊपर, वो डिपेंड करता है इस अनायन के ऊपर। अगर ये अनायन हमारे पास कैसा है? स्टेबल है। अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल है तो हमारे पास एसिड कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अगर ये अनायन अनस्टेबल है, अगर ये अनायन अनस्टेबल है तो हमारे पास एसिड कैसा रहेगा? वीक रहेगा। इसका रीजन क्या बताया था मैंने? इसका रीजन मैं पहले भी वाली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल होता है, अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल होता है तो ये एसिड क्या करेगा? इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है मेरा जो अनायन बनेगा वो कैसा है? स्टेबल है। तो ये क्या करेगा? इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, और जो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है वो कैसा रहता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ठीक है, वहीं अगर ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल होगा, अगर ये वाला अनायन हमारे पास अनस्टेबल होगा तो ये वाला जो स्पीसीज है ये इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता है मैं जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज करूंगी और अनायन में कन्वर्ट होगी और कैसी बन जाऊंगी? अनस्टेबल बन जाऊंगी, तो वो इजिली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा और वो कैसा एक्ट करेगा? वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसकी स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे? स्ट्रेंथ को किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर डिपेंड करेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास यहाँ पे जो है स्टेबल है कि नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर। अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास जो बना है ये स्टेबल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, क्योंकि उसको पता है मैं H पॉजिटिव रिलीज करके जब कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होऊंगा, मैं स्टेबल हो रहा हूँ, तो वो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर हमारे पास, अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन वीक होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा और वो रहेगा वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास बनी है ये आयन बना है। अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे इससे इलेक्ट्रॉन लेके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर मैं मान लो लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? ये बेचारा पहले से इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देके इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ऑलराइट, आए समझ में? और एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल नहीं है तो वो हमारे पास वीक एसिड है। ठीक है, अब इसको जो है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे देखेंगे? जैसे इसने H पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये H पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ पे रहा नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो ये बन के हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो भी कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारे पास क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जो भी कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप।
अल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर ऑलरेडी से क्या नेगेटिव है, प्लस आई इफेक्ट देके ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करके इस कार्बोक्सिलेट आयन को क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। अब कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल है तो ये इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगी। अब इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगी तो ये हमारे पास कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया। ठीक है, तो बी तो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट एसिडिक रहेगा। बी तो हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट एसिडिक रहेगा। अब बात करते हैं ए की और सी की, कि ए और सी में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ए में देखो लिखा हुआ है हमारे पास H, ये हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, और ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, राइट। तो अब हमें देखना है फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास लगा हुआ है क्या, H, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है बेंजोइक एसिड, सॉरी यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, राइट। फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, इसका एक तो होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है इसका माइनस आई, ठीक है। फिनाइल रिंग के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस आई, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन के केस में देखो क्या होता है, ये हमारे पास बनेगा H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद। अब देखो इसमें क्या हो रही है, कार्बोक्सिलेट आयन आपस में रेजोनेंस में जा रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन है देखो ना, ये यहाँ गया ये यहाँ गया, तो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो रही है, आपस में रेजोनेंस हो रही है, तो वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन आपस में रेजोनेंस में चले गए, तो ये फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिनाइल रिंग है ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट ही ऑपरेट करेगा। सिर्फ इस केस में ही नहीं, और भी केस में जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं ना, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है मेरे पास, तो ये क्या करते हैं आपस में ही रेजोनेंस को शो कर लेते हैं। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं ना वो इजिली, ये कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं ये इजिली किसी भी ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं वो इजिली किसी और ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ऐसे जाएगा क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, तो इन्होंने आपस में रेजोनेंस शो कर लिया, तो ये किसी और ग्रुप के साथ जो है वो इजिली रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना, तो मेनली हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखते हैं, ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखते हैं। देखो जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स पढ़ा था। उसमें जो है हम क्या देख रहे थे, ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट भी देख रहे थे, और प्लस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट सब देख रहे थे, ठीक है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम जो मेनली है वो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ही देखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इजिली किसी और ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। रीजन, क्योंकि ये आपस में ही कहा जा रहा है रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये बात याद रखना, नोट चाहो तो नोट करके लिख लो अच्छे से, क्या कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को हम मेनली जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट से नहीं देखते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कार्बोक्सिलेट आयन आपस में ही क्या चले जाता है, रेजोनेंस में चले जाता है, इसलिए वो किसी और ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाता ही नहीं है। इसलिए हम रेजोनेंस इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। ठीक है, तो अब इस बेंजीन रिंग प्लस एम तो ये शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा होगा माइनस आई, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो प्लस एम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कुछ भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो सी जो है वो ए से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि सी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। बट ये ऑर्डर गलत है, हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर रहता है वो रहता है ए, सी और बी का। बी तो लीस्ट एसिडिक है, पता ही चल गया। अब ए सी से ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्लस एम इफेक्ट है ना, इसमें कहीं ना कहीं प्लस एम इफेक्ट है, इसलिए जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है वो क्या रहता है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहता है। बट वहीं अगर मैं बात करूं अदर एलिफेटिक एसिड की, वहीं अगर मैं बात करूं अदर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे कि मेरे पास CH3COOH हो गया, या फिर C2H5COOH हो गया, ये सारे क्या होंगे हमारे पास बेंजोइक एसिड से लीस्ट एसिडिक होंगे। ये सारे हमारे पास क्या होंगे,
बेंजोइक एसिड से लीस्ट एसिडिक होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, यहाँ पे देखो प्लस आई ग्रुप लिखा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेंगे और ये कैसे एक्ट करेंगे, एज अ वीक एसिड एक्ट करेंगे। बट बेंजोइक एसिड में इसके पास लगी हुई है फिनाइल ग्लिसरीन जो शो करेगी माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो बेंजोइक एसिड होते हैं वो हमारे पास क्या रहता है, एलिफेटिक एसिड से मोर एसिडिक रहता है। बेंजोइक एसिड हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक रहता है, बट ये लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में तो हमारे पास ये है ना, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट तो लग रहा है, बट इस बेंजीन का समवट प्लस एम इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से ये क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड से लेस एसिडिक रहता है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है कि जो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे पास कैसे रहते हैं, लीस्ट एसिडिक रहता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है, फिर बेंजोइक एसिड आता है और लास्ट में आता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मिक एसिड है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये देखो नेगेटिव 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 बनेगा ना, यहाँ पे ओ एच आएगा, सॉरी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। तो मैं एक एक बार समझाऊंगी नहीं, हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करके उनकी एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है। तो सब में देखो हमारे पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ए तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा, तो ई हमारे पास लीस्ट एसिडिक रहेगा, फिर ई रहेगा, फिर सी रहेगा और लास्ट में फिर डी रहेगा। क्योंकि इसमें एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसमें मिथाइल है और इसमें इथाइल है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीज हुआ, उतनी उसकी एसिडिटी डिक्रीज हुई। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिटी का ऑर्डर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक दे रखे हैं, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारे पास रहता है माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन का हमारे पास क्या रहता है, माइनस आई इफेक्ट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। अब हम सब जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता होगा, कम होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारे पास नेगेटिव बनेगा, क्लोरीन का है एकदम पास में है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा लग रहा होगा, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा डी में। सी में देखो क्लोरीन थोड़ा दूर चला गया, तो सी में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। बी में देखो क्लोरीन जो है और दूर चला गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें और ज्यादा कम हो गया। और ए में तो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट देके इसको सबसे नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंसिफाई करके इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो ए तो हमारे पास लीस्ट एसिडिक है। फिर आएगा डी, सी और बी। डी सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों रहा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा था, ये सबसे क्लोज है, सी एंड बी। तो ये था यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, तो ई टी ये रहेगा। डिस्टेंस सब में सेम है, बट एटम चेंज हो रहे हैं, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो ये एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, इसलिए बी हमारे पास ज्यादा एसिडिक है। बी सी डी। ए में तो देखो क्या लगा हुआ है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, तो ए हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट एसिडिक। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या रहता है, Cn से ज्यादा रहता है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहता है, तो सी हमारे पास क्या रहेगा, डी से ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा, क्योंकि ए में कोई भी ग्रुप नहीं है, जबकि बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको
एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा ऑर्डर। फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अब यूं नहीं है कि हर बार इसको अनायन बनाओगे फिर देखोगे हाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको डिक्रीज करेगा। वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। हमें एग्जाम में स्पीड बनानी है, फटाफट क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो फटाफट करेंगे। देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिक्रीज करेगा, इसको लास्ट में लिया। ठीक है, ऐसे फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक ही क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट और उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डी और सी में देखो दोनों में क्या है, हमारे पास दो तो माइनस आई ग्रुप है, बट देखो दोनों क्या है, पास पास है, जबकि इसमें देखो एक है और एक थोड़ा दूर चला गया। तो डी में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा एज कम्पेयर टू सी, फिर लग रहा होगा बी में और लास्ट में लग रहा होगा ए में, क्योंकि ए में तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, अरे इतना समझ में। आगे देखते हैं। आगे इस क्वेश्चन में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, तीन फ्लोरीन है, मीन्स तीन माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें भी हमारे पास तीन माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें देखो दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी एक है, इसमें भी हमारे पास एक है, और इसमें क्या हमारे पास, इसमें तो हमारे पास प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो जी तो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट एसिडिक। ठीक है, अब जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा और उतनी ज्यादा ना अनस्टेबल होगा और उतनी ज्यादा फिर उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में तीन माइनस आई है, तो ए और बी क्या होंगे, हमारे पास ज्यादा एसिडिक होंगे। अब ए और बी में से ए हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है और फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहता है, तो ए हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू बी। अब फिर आएगा हमारे पास सी, क्योंकि इसमें दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। राइट, अब डी ई और एफ में बात करते हैं। इन तीनों में हमारे पास एक एक माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर याद है, तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का होता है, लास्ट में आते हैं हमारे पास NO2। माइनस आई का ऑर्डर हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो फिर आएगा हमारे पास डी, क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर आएगा ई और फिर आएगा एफ और लास्ट में आएगा जी, क्योंकि जी में तो हमारे पास प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, तो अनस्टेबल करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम अब हम देखेंगे। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, जब एक मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तो उसे हम बोल देंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो ये एक है मेरे पास ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, को हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, और एक होता है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, OH और O। तो ये हमारे पास है मैलिक एसिड है और ये मेरे पास है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारे मेरे पास सिस फॉर्म है, दोनों सेम ही है, मोलिकुलर फॉर्म में दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ये मेरे पास सिस फॉर्म है और ये मेरे पास ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो सिस फॉर्म को हम बोल देते हैं मैलिक एसिड और ट्रांस फॉर्म को हम बोल देते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो जब ये H पॉजिटिव लूज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास ये, मेरे पास बनेगा ये, राइट। ठीक है, इसको मान लो मैंने बोल दिया Ka1 जब फर्स्ट। ठीक है, वही मान लो जब ये, इसके पास दो हाइड्रोजन है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन है, राइट। इसके पास देखो दो हाइड्रोजन है ना, फर्स्ट में इसने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन लूज किया, सेकंड में इसने ये वाला हाइड्रोजन लूज किया, इसको मैंने नाम दिया Ka2। ठीक है, ये तो था मैलिक एसिड की। अब फ्यूमेरिक एसिड में देखते हैं क्या होता है। फ्यूमेरिक एसिड में इसने क्या किया, फर्स्ट लूज किया, फर्स्ट लूज किया, इसको मैंने नाम दे दिया Ka1 डैश। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, पे डबल बॉन्ड, राइट। तो अब सेकंड में क्या हुआ, ने सेकंड हाइड्रोजन लूज किया, इसको मैंने नाम दे दिया Ka2 डैश। अब हमें बताना है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, हमें इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। अब देखो जब मैलिक एसिड ने फर्स्ट H पॉजिटिव लूज किया, तो देखो यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो कैसे बन रहे हैं, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, वही जब जब इसने क्या किया, मैलिक एसिड ने अपना दूसरा H पॉजिटिव रिलीज किया,
तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो ये कैसे बन जाएंगे, अनस्टेबल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, अनस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड की बात करूं तो देखो, जब इसने अपना फर्स्ट एच पॉजिटिव लूज किया, तो मैलिक एसिड के केस में जब उसने अपना फर्स्ट एच पॉजिटिव लूज किया तो वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हुई। बट फ्यूमेरिक एसिड के केस में हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, इनकी पोजीशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। वहीं अगर मैं इसके जब इसने सेकंड अपना एच पॉजिटिव लूज किया तो बना हमारे पास ये। अब क्या इस केस में भी हमारे पास रिपल्शन होगी, इस केस में हमारे पास रिपल्शन नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ है, दूर दूर है, राइट। तो अब अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एच पॉजिटिव, जब फर्स्ट एच पॉजिटिव कौन अपना इजिली लूज, तो जो फर्स्ट एच पॉजिटिव है ना वो अपना मैलिक एसिड इजिली रिलीज कर देगा एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट एच पॉजिटिव वो रिलीज करेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी और वो कैसा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। अब अनायन स्टेबल बन रहा है तो एच पॉजिटिव को इजिली रिलीज करेगा, राइट। तो तो जब बात होगी कि अपना फर्स्ट एच पॉजिटिव कौन इजिली रिलीज करेगा, तो मैलिक एसिड अपना फर्स्ट एच पॉजिटिव इजिली रिलीज कर देगा, राइट। अगर मैं सेकेंड एच पॉजिटिव की बात करूं तो सेकेंड एच पॉजिटिव में देखो क्या होगा, मैलिक एसिड में क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव चार्ज सेम साइड पे, इनमें के बीच में हो रहे हैं रिपल्शन और ये हो रहे हैं अनस्टेबल। जबकि फ्यूमेरिक एसिड के केस में कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा है। तो जो सेकेंड एच पॉजिटिव है ना, जो सेकेंड एच पॉजिटिव है वो फ्यूमेरिक एसिड इजिली रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू मैलिक एसिड। आए समझ में, जो फर्स्ट एच पॉजिटिव है वो तो मैलिक एसिड इजिली रिलीज कर देगा क्योंकि जो अनायन बन रहा है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और स्टेबल बन रहे हैं। ठीक है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एच पॉजिटिव तो मैलिक एसिड अपना इजिली रिलीज कर देगा। बट जब सेकेंड एच पॉजिटिव की बात आएगी तो मैलिक एसिड अपना सेकेंड एच पॉजिटिव इतना इजिली रिलीज नहीं करेगा क्योंकि दोनों के बीच में होगी रिपल्शन और वो बन जाएगा अनस्टेबल। वही फ्यूमेरिक एसिड के केस में रिपल्शन का कुछ भी नहीं है ऐसा, तो सेकेंड एच पॉजिटिव फ्यूमेरिक एसिड इजिली रिलीज कर देगा एज कम्पेयर टू मैलिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर पूछे कि फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ या फर्स्ट एच पॉजिटिव की बात करें तो मैलिक एसिड की एसिडिटी फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा होगी। अगर हम सेकेंड एच पॉजिटिव की बात करेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैलिक एसिड से ज्यादा होगी। ऑलराइट, आए समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक, जैसे यहाँ पे देखो ये अनसैचुरेटेड थे ना, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करें सैचुरेटेड, तो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखे हैं। तो इसने जब फर्स्ट अपना, इसके पास भी दो है, इसने अपना क्या किया, फर्स्ट एच पॉजिटिव रिलीज किया तो हमारे पास बना ये। तब इसने सेकेंड एच पॉजिटिव रिलीज किया तो हमारे पास बनेगा ये, ओ नेगेटिव, ओ ओ नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ एच क्या हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, जब अभी अपना सेकेंड एच पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो, के बीच में रिपल्शन हो। ठीक है, सी की बात करूं तो मैं, ये हमारे पास है ए, ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास सी। ठीक है, अब इस केस में बात करूं तो मैं डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एच, ये फर्स्ट। सेकेंड कैसा होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करूं, जब हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट एच पॉजिटिव रिलीज हुआ, जब हमारे पास फर्स्ट एच पॉजिटिव रिलीज हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, तो देखो ए सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहेगा ए। ठीक है, क्योंकि ये दूर दूर है सारे, ए दूर दूर है तो ए रहेगा। फिर उसके बाद हमारा बी और सी में देखें तो बी हमारे पास ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर रहेगा हमारे पास सी। क्यों, क्योंकि बी में हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए बी जो है हमारे पास क्या रहेगा, सी से ज्यादा एसिडिक रहेगा। फर्स्ट एच पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, वहीं अगर मैं सेकंड एच पॉजिटिव की बात करूँ तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहेगा ए, फिर रहेगा सी और लास्ट में आएगा बी, क्योंकि सेकंड केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। ऑलराइट, आया समझ में इतना। अब आगे देखते हैं।
अब हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के बारे में। तो बेंजोइक एसिड कैसे रहता है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हम लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अगर ये एसिडिक है क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करके हमारे पास बन गया ये, इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, सॉरी इसको हम बोलेंगे बेंजोइक आयन, और ये H पॉजिटिव हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइक आयन के ऊपर, राइट। हम ये देखते आ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इस अनायन के ऊपर। अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, अगर ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल है तो ये वीक एसिड रहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइक आयन के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि बेंजोइक आयन है हमारे पास, इसके पास अगर मैं लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ तो क्या होगा, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब बेंजोइक आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, राइट। बट वहीं अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लगा दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो देखो हमें तो इस बेंजोइक आयन को स्टेबल करना है ना, अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइक आयन के ऊपर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो क्या होगा, बेंजोइक आयन स्टेबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगी तो क्या होगा, ये इसको अनस्टेबल करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। ठीक है, और उसके बाद हमने अभी तो देखा था क्या कि बेंजोइक एसिड जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड क्या रहता है हमारे पास, ज्यादा एसिडिक रहता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। क्यों, क्योंकि जब ये हमारे पास जो अनायन बनेगा, इसमें देखो अल्काइल ग्रुप है, इसका क्या रहेगा, प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। जबकि बेंजोइक एसिड में ये जो रिंग हमारे पास होती है, इसका रहता है माइनस आई इफेक्ट, रिंग का रहता है माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट। ये रीजन मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फिनाइल के केस में जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो क्या करते हैं, मोस्टली आपस में रेजोनेंस में जाते हैं और किसी ग्रुप के साथ इतना इजीली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हम फिनाइल ग्रुप का जो है मोस्टली माइनस एम पार्टी कंसीडर करते हैं, प्लस एम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस फिनाइल रिंग का रहता है माइनस आई इफेक्ट, इसलिए बेंजोइक एसिड क्या रहता है, एलिफेटिक से ज्यादा एसिडिक रहता है। एक रीजन तो इसका ये था, दूसरा रीजन इसका ये भी है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। बट जबकि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये वाला, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। अब नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये वाला कार्बन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। कौन सा, बेंजोइक आयन। ठीक है, इसलिए बेंजोइक एसिड क्या रहता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहता है। बट बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक रहता है किससे, फॉर्मिक एसिड से, लेस एसिडिक रहता है फॉर्मिक एसिड से, दैट इज H3 डबल बॉन्ड OH। क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग का सम वट प्लस सम इफेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे तो इसको कोई भी फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसलिए फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है हमारे पास, फिर रहता है हमारे पास बेंजोइक एसिड, और फिर आता है एलिफेटिक एसिड। ये रहता है हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर। है, अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में क्या करेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो क्या करेगा, बेंजोइक आयन को स्टेबल करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देंगे तो वो क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा, तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल से जो है इसको समझते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट है, देखो ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ए होगा और लास्ट में आएगा बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजोइक आयन को अनस्टेबल कर देंगे, तो उसकी एसिडिटी क्या रहेगी, बेंजोइक एसिड से कम रहेगी। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे देखो लगा रखे मिथाइल ग्रुप, इसका क्या रहता है, इसका रहता है प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या करेगा,
हमारे पास देखो ये नेगेटिव बनेगा H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, तो इसके पास ऑलरेडी से नेगेटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी नेगेटिव डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, तो इसको क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है। तो अब ये नेगेटिव पार्ट अगर अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, हमारे पास लेस एसिडिक होगा, मीन्स इसकी एसिडिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। NO2 की बात करते हैं, -M और -I इफेक्ट देता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इससे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। अब अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये इसकी एसिडिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्स के हैलोजन है, -I इफेक्ट देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। OH+M इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई करेगा, मींस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है, तो ये हमारे पास इसकी एसिडिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, राइट। तो देखो सी और डी क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब NO2 लगा रहा है -M और -I, और हेलोजन लगा रहे हैं सिर्फ -I। अब -M इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो सी ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू डी, क्योंकि सी का अनायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल बन रहा है, राइट। फिर आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, क्योंकि हमने अभी देखा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले स्टेबल होते हैं, फिर बेंजोइक एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब बी और ई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है। अब बी में लग रहा है +I और हाइपर कंजुगेशन, ई में लग रहा है +M क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये लेस एसिडिक रहेगा, सबसे ई सबसे लेस एसिडिक रहेगा। फिर आएगा हमारे पास बी और फिर आएगा हमारे पास ई, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोक्सी बेंजोइट आयन को क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे, तो की एसिडिटी को कम कर देते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारे पास बेंजोइट आयन को स्टेबल करेंगे, बेंजोइट आयन स्टेबल हो गया तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जैसे हमें दे रखा है ये, तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या देता है, +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देता है। ये भी +I और +I इफेक्ट दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे जो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ +I इफेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या दे रहा होगा, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी क्या करेगा, कम करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए हमारे पास ए, फिर होना चाहिए सी, क्योंकि सी पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है, दैट इज +I, जबकि बी और डी पे हमारे पास +I और हाइपर कंजुगेशन दो दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो हमारे पास बी और डी दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, बस इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारे पास कम होता रहेगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जबकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। तो उसके बाद हमारे पास होना चाहिए डी और लास्ट में आना चाहिए हमारे पास बी, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए ये, राइट, यही होना चाहिए, बट ये है हमारे पास गलत। हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है एसिडिटी का वो क्या है, बी जो है हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आता है हमारे पास ए, फिर आता है हमारे पास सी, और लास्ट में आता है हमारे पास डी। तो ये है हमारे पास करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर। ये जो ऑर्थो है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है दैट विल बी ऑर्थो इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। तो ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट देखो क्या होगा कि मैटर नहीं करता है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये मैटर नहीं करता, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। जो ऑर्थो वाला होगा ना वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, कौन सा, ऑर्थो वाला, चाहे वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट होता है जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होगा, जरूरत जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, दोनों में से कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो ऑर्थो वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, ये बोलता है ऑर्थो इफेक्ट। दैट्स वाई हमारे पास जो बी है वो क्या रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आया ए, फिर आया सी और फिर आया डी। ए आया, ठीक है, सी और डी में से सी पहले क्यों आया, क्योंकि सी में सिर्फ +I इफेक्ट ऑपरेट करे, जबकि डी में +I और हाइपर कंजुगेशन दो इफेक्ट है, इसलिए सी क्या है, डी से ज्यादा एसिडिक है। तो
रहता है। ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया क्या रहता है कि ऑर्थो पोजीशन वाले जो भी होते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है। तो अब इसका रीजन ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन इसलिए हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये है एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद मेरे पास ये आयन बना, मान लो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास कोई ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। अब देखो ये मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन, ये ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया। तो अब क्या होता क्या है, इनके बीच में आपस में क्या होनी शुरू हो जाती है, रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। देखो पास पास है ना ये ऑर्थो ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में कैसे है, पास पास है, तो इन दोनों के बीच में क्या होनी शुरू हो जाती है, रिपल्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ये ग्रुप है ये क्या चला जाता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये ग्रुप कहाँ चला गया, दूसरे प्लेन में चला गया, ठीक है। वहीं अगर मान लो मेरे पास जो है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन कैसे स्टेबल हो रही थी, ऐसे रेजोनेंस से स्टेबल हो रही थी, राइट। अब ये तो दूसरे प्लेन में चला गया, अब यहाँ पे भी ये क्या हो रही है, ऐसे रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। बट जब यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप नहीं था, जब ये ग्रुप और बेंजीन रिंग कहाँ थी, सेम प्लेन में थी, तो जब ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप और बेंजीन रिंग क्या है, दोनों सेम प्लेन में है, तो एक तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, और ये वाली बेंजीन रिंग भी क्या जा रही है, इसके साथ रेजोनेंस में जा रही है। तो क्या ये अपना नेगेटिव चार्ज ये वाला नेगेटिव चार्ज अच्छी तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 50% अगर यहाँ से ले रहा है तो 50% यहाँ से भी तो ले रहा है ना, 50% यहाँ से ले रहा है तो 50% यहाँ से भी ले रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इतने अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। जबकि ऑर्थो ग्रुप के आने की वजह से क्या हुआ, इनका प्लेन चेंज हो गया, प्लेन चेंज होने की वजह से अब ये बेंजीन रिंग तो इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। अब इस ग्रुप का, अब ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप का और बेंजीन ग्रुप का प्लेन तो क्या डिफरेंट है, तो बेंजीन रिंग इसके साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पा रही है, तो अब ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो रहा है, 100% स्टेबलाइज हो रहा है। ज्यादा स्टेबलाइज हो, क्यों, इसके बाद रेजोनेंस में 100% यहीं से ले रहे हैं, यहाँ पे तो जा ही नहीं पा रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो पाया। यही रीजन है कि ऑर्थो ग्रुप वाले क्या होते हैं, हमारे पास ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑल अदर, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी BACND, से हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पे जो भी ग्रुप लगा होगा या ऑर्थो पोजीशन वाला हमारे पास क्या रहेगा, मोस्ट एसिडिक रहेगा। आई होप इसका रीजन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ये, इसमें क्या करना है, हमें इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑलराइट, तो ठीक है, तो देखो सभी कैसे है, ऑर्थो है, अभी मैंने क्या बताया था, ऑर्थो इफेक्ट क्या, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे लगा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। बट यहाँ पे देखो हमें सारे क्या से दे रखे हैं, ऑर्थो दे रखे हैं, राइट। तो जैसे जैसे क्या होगा, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होते रहेंगे ना, एसिडिक ऑर्थो इफेक्ट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होते रहेंगे, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होता रहेगा, मींस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ऑर्थो पे मान लो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्थो पे, ठीक है, तो एफ हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, क्यों, क्योंकि एफ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दो ऑर्थो पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो एफ में ऑर्थो इफेक्ट हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसकी एसिडिटी भी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, तो एफ हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है। अब बाकी सब में देखो, सब में जो है हमारे पास एक एक ही ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन। तो अब जैसे जैसे ऑर्थो ग्रुप पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसकी बल्कीनेस इंक्रीज होगी, तो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा तो उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज रहेगी। अब देखो जैसे ई में जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो सबसे ज्यादा बल्की है, तो ई जो है हमारे पास से ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि डी पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो ई के कंपैरिजन में लेस बल्की है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास सी, फिर आएगा हमारे पास बी, और लास्ट में आएगा हमारे पास ए, ठीक है। तो आया समझ में, ऑर्थो इफेक्ट जैसे जैसे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होंगे, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा और उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और उसके बाद अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसकी बल्कीनेस ज्यादा है तो उस पे ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा। जैसे कि बी में देखो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था, जबकि सी पे हमारे पास क्या था, इथाइल था,
अब मिथाइल क्या है, मिथाइल से ज्यादा बल्कि है, इसलिए सी की एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा होगी। जैसे जैसे ग्रुप की बल्कीनेस इंक्रीज होगी, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और एक बात और, ऑर्थो इफेक्ट जो है सिर्फ हमें ये बेंजोइक एसिड के केस में ही देखना है, जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ऑर्थो इफेक्ट को ये फिनोल के ऊपर नहीं लगाओगे कि फिनोल के ऊपर यहाँ पे कोई ग्रुप है और इसके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट लगा के ऑर्थो वाले को सबसे ज्यादा एसिडिक बना दो, ये गलत होगा। ये वाला ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ही लगता है। ऑलराइट, आया समझ में ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। अब देखो, सी पे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि बी में हमारे पास एक ही है, तो सी क्या होगा हमारे पास, बी से ज्यादा एसिडिक होगा। सी हमारे पास बी से ज्यादा एसिडिक होगा और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। ऑलराइट, आए समझ में। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाकी सारे ग्रुप से। और जैसे जैसे ऑर्थो पोजीशन पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होंगे, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी जिससे। और तीसरा क्या था, जैसे जैसे ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी बल्कीनेस इंक्रीज होगी, ऑर्थो इफेक्ट उतना ही ज्यादा उस पोजीशन पे लगेगा। ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ये, अब देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें बी जो होगा हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। राइट, बी सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि लग रहा होगा ऑर्थो इफेक्ट, तो बी हमारे पास हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। अब NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे मेटा पोजीशन पे लगा रहा होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, जबकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हमारे पास लग रहा होगा माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट। तो सी और डी में से डी ज्यादा एसिडिक होगा, फिर होगा सी और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। तो ये रहेगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है ये ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा, बी हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। फिर उसके बाद देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ पे माइनस आई, OH ग्रुप का माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट रहता है। राइट, OH ग्रुप का माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट रहता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बी तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। अब बेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट तो ऑपरेट नहीं करता, तो ऑपरेट करेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, जबकि डी में पैरा पोजीशन पे ऑपरेट कर रहा होगा प्लस एम। राइट, तो बी के बाद हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सी की, फिर होगी ए की और लास्ट में आएगा हमारे पास डी, क्योंकि डी पे तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि क्या होता है, लेस एसिडिक है। राइट, जबकि सी में जो है प्लस एम इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करते, सिर्फ माइनस आई लगेगा, इसलिए हमारे पास इसमें एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा, दैट विल बी बी सी एंड डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो COH ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बी हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। अब सी में यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस एल और माइनस एम दो इफेक्ट लग रहे होंगे, तो बी के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी डी की, फिर सी की और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है बी सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर उसके बाद सी पे सिर्फ लग रहा है माइनस आई, डी में लग रहा है माइनस आई और माइनस एम, तो बी के बाद आएगा डी, फिर सी और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हेलोजेंस है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बी तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। फिर अब हमारे पास आएगा सी, डी और लास्ट में आएगा हमारे पास ए, क्योंकि एक्स क्या हेलोजेंस है, हेलोजन का होता है माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन का होता है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता रहता है। तो बी तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, बट अब सी और डी में क्या हुआ, सी में डिस्टेंस कम है, डी में डिस्टेंस क्या ज्यादा है, तो सी में माइनस आई इफेक्ट क्या लग रहा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहा होगा एज कम्पेयर टू डी, दैट्स वाई हमारे पास सी क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू डी। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट ये है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारे पास बी जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। राइट, फिर सी, अब OCH3 के हमारे पास इफेक्ट रहता है कौन सा, माइनस आई और प्लस एम। तो अब यहाँ इसमें देखो सी में प्लस एम तो ऑपरेट कर ही नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट कर रहा होगा कौन सा, माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजिशन पे प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, और इस यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक बी, फिर सी, फिर ए और फिर लास्ट में आना चाहिए हमारे पास डी। राइट, बट इसका ऑर्डर ये ना रह के कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पे जो हमारा बी और सी है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल सी रहती है। जो बी और सी है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल सी रहती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से याद करना कि
जब भी यहाँ पे मिथोक्सी ग्रुप आएगा ना, तो उसमें जो ऑर्थो और मेटा होता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में कैसी रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या रहती है, इक्वल रहती है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारे पास बी तो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, राइट। अब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होगा, अमाइन ग्रुप का माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। बेटा पोजीशन पे ऑपरेट कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा प्लस एम। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सी, फिर ए और लास्ट में आना चाहिए डी। क्या होना चाहिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए, बट इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये नहीं होता है। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है कुछ इस तरह से, और बी, ये रहता है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसमें देखो, ये जो ऑर्थो वाला था ये कहाँ आ गया, एकदम लास्ट में आ गया, और बेंजोइक एसिड कहाँ आ गया, सबसे आगे आ गया। तो ये वाला भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इस ऐसा हुआ क्योंकि इसमें जो ऑर्थो इफेक्ट है, जबकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्थो इफेक्ट लगता है, और ऑर्थो वाला क्या होता है, हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है। बट अमीनो के केस में हमारे पास ये वाला ऑर्डर ना रह के हमारे पास ऑर्डर रहता है ये वाला। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ट्विटर आयन। ट्विटर आयन क्या होता है, ट्विटर आयन होता है, चलो पहले मैं इसमें दिखाती हूँ। जैसे देखो, ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे मेरे पास है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब नाइट्रो ये हमारे पास एक टाइप का बेस है, ठीक है। तो यहाँ जो एसिड है वो H पॉजिटिव देता है, क्या वो एसिड देता है, कोई ना कोई बेस आता है। बेस क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, बेस आता है, क्या करता है, हमारे पास H पॉजिटिव को रिमूव करता है, और हमारे पास ये बन जाता है। कोई ना कोई अपने आप तो ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता ना, कोई ना कोई H पॉजिटिव को रिलीज करने के लिए चाहिए ना, उसके लिए हम डालते हैं क्या, बेस। बेस आएगा यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और हमारे पास की फॉर्मेशन कर देता है, राइट। बट देखो, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड के अंदर ही एक बेस प्रेजेंट है, दैट इज NH2। तो NH2 क्या करता है, पहले ही क्या करता है, इस पे अटैक कर देता है, इस H पॉजिटिव पे अटैक कर देता है, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, ये डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अब NH2 तो ऑलरेडी था, अब N के पास लोन पेयर थे, इसने इस H पॉजिटिव को ले लिया, तो NH3 पॉजिटिव हमारे पास बन गया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है अब इसकी। अब हम अगर इसमें कोई बेस डालेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास H है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से, दैट्स वाई सारे अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो बेंजोइक एसिड से क्या है, कम है। देखो ये है ना ऑर्डर, तो बेंजोइक एसिड सबसे आगे आ रहा है और सारे कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं इस केस में बेस डालूंगी तो इसके पास तो H है, ये रिलीज कर देगा, तो ये एसिडिक है। जबकि BCOD में क्या हो रहा है, ये सिस्टम के अंदर ही बेस है, ये पहले ही क्या करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव लेके ये बना लेंगे, ये बना लेंगे। अब इसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं, तो ये रिलीज क्या करेगा, दैट्स वाई जितने भी ये अमीनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ये कैसे रहता है, बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक रहता है। ऑलराइट, आया समझ में। यही एक रीजन है क्या, कि हमारे पास बेंजोइक एसिड की एसिडिटी क्या रही है, अमीनो एसिड से कम रही है। ठीक है, क्यों, ये किसको हम बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डायपोलर स्पीसीज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डायपोलर स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब जैसे देखो, मेरे पास ये बना था, देखो अब इसमें वाला हटा दो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो डायपोलर है, दो पोल बन रहे हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आपस में कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डायपोलर स्पीसीज होती है, कौन, ट्विटर आयन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस केस में ट्विटर आयन की फॉर्मेशन हो गई। ऑलराइट, आया समझ में कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑर्डर क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी अच्छे से याद रख लेना। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की बात करते हैं, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है,
देखो ये है हमारे पास फिनोल है, ये हो गया मेरे पास फिनोल, ये हो गया मेरे पास बेंजोइक एसिड, ये हो गया मेरे पास बेंजोइक एसिड, ये है मेरे पास फिनोल, ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक रहता है। अब ऐसा क्यों, ये देखो, जब फिनोल H पॉजिटिव रिलीज होगा ये कन्वर्ट होगा फिनोक्साइड आयन में, वहीं अगर जब कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज होके कन्वर्ट हो गया बेंजोएट आयन में। अब देखो बेंजोएट आयन के केस में हमारे पास की स्टेबलाइजेशन नेगेटिव चार्ज की कुछ इस तरह से हो रही है कि O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, जबकि फिनोल के केस में देखो ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं, चलो मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ, कार्बोक्सिलेट आयन के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है हमारे पास ये, फिनोल के केस में बना है हमारे पास ये आगे आगे प्रोसीड करता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। कार्बोक्सिलेट आयन में देखो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि फिनोल के केस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर। राइट, तो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मींस कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो मींस कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। दैट्स वाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से कैसे रहता है, ज्यादा एसिडिक रहता है। आया समझ में, समझ में आया कि फिनोल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद देखो हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं उस H पॉजिटिव देने के बाद उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से। राइट, ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर हम कैसे करते हैं, हम देखते हैं H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। अगर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो हमारे पास वो एसिड कैसा रहता है, स्ट्रोंगर रहता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास अनस्टेबल है तो वो एसिड कैसा रहता है, वीकर रहता है। ठीक है, तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद उन्होंने ये वाला नेगेटिव चार्ज बनाया। अब इस नेगेटिव चार्ज देखो कार्बोक्सिलिक आयन के केस में जब ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे। राइट, बट फिनोल के केस में नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, तो मीन्स नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। राइट, तो मीन्स कार्बोक्सिलेट एसिड के केस में जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के ज्यादा स्टेबल है, मीन्स ये आयन ज्यादा अच्छे से स्टेबल है, ज्यादा अच्छा स्टेबल है। और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यही रीजन है हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहता है, फिनोल से ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहता है। राइट, तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आता है हमारे पास फिनोल, फिर आता है हमारे पास वाटर और लास्ट में आता है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, ये वाला ऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, और उससे ज्यादा रहती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है फिनोल, फिर वाटर और फिर आते हैं हमारे पास अल्कोहल। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। मेरे पास है ओ, ठीक है, एक है मेरे पास C6H5 डबल बॉन्ड OH और एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3OOH। ये है मेरे पास ए, सॉरी यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब हमें इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे होगा, देखो ए वाला H पॉजिटिव देने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें। बी वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, में सी वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। राइट, ठीक है, सीओ नेगेटिव सीओ नेगेटिव सीओ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब ये सीओ नेगेटिव कार्बोक्सिलिक आयन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। सीओ जिसके साथ कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2।
ये CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, अब हम सब जानते हैं क्या, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर आता है sp2 और फिर आता है लास्ट में sp3। इसका रीजन आप लोगों को मालूम होगा। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास हमारे पास रहता है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है, इसलिए s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है हमारे पास सबसे ज्यादा रहती है। s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है। अब sp में sp ऑर्बिटल में s करेक्टर कितना 50% है, sp2 ऑर्बिटल में s करेक्टर कितना रहा होगा 33.3%, जबकि sp3 में s करेक्टर रहा होगा 25%। अब s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अब इसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा है, s करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसकी sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रही होगी, सबसे ज्यादा रही होगी। sp2 में भी रही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी sp3 की, क्योंकि इसमें s करेक्टर हमारे पास सबसे कम है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास sp है, तो sp पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर sp2 पे और फिर sp3 पे। तो अब ए में देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp मींस ये वाला हमारे पास ए क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। अब बी और सी में बात करते हैं, बी और सी में बात करते हैं। हमारे पास दोनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसमें भी sp2 है और इसमें भी sp2 है। तो अब कैसे देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, कैसी है। तो देखो हमारे पास है ये बी और ये है सी। ठीक है, अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो, अब ये यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा, ये भी यहाँ से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ से भी तो रेजोनेंस में जा रहा होगा, तो मान लो ये यहाँ से 50% ले रहा है, तो 50% यहाँ से भी ले रहा है। ठीक है, जबकि इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे स्टेबलाइजेशन हुई तो क्या होगा, अगर ऐसे रेजोनेंस होते तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे ही रहेगा, राइट। अब देखो इस बेंजीन रिंग की जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिक बनेगा, तो अब देखो इस केस में क्या हुआ, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो बेंजीन जो है इतना इजीली यहाँ पे जाना इसके साथ रेजोनेंस में प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ जाते ही इसकी क्या हो रही है, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो बेंजीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं रहेगा जितना ये रहेगा, जितना सी रहेगा, क्योंकि इसमें तो इसकी एरोमेटिसिटी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई, ये ऐसे चला जाएगा, सी ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। तो जब ये यहाँ पे रेजोनेंस से गया तो क्या हमारे हमें स्टेबल तो क्या करना था, हमें स्टेबल तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को करना था ना, इस वाले ग्रुप को करना था। तो अगर इसके साथ रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या ये वाला पार्ट स्टेबलाइज हो पाया, नहीं हो पाया, जबकि बी के केस में वो इजिली हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग इतनी इजिली यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस में जाना प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि रेजोनेंस में जाने से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू इजिली स्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि सी के केस में वो इतना इजिली नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमारे पास ई जो है क्या रहेगा, ई से ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों, क्योंकि जो अनायन हमारा बनेगा वो बी के केस में सी से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सी से ज्यादा रहेगी। ठीक है, ऑलराइट, आया समझ में, आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, एसिड्स की कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्या करता है, एसिड क्या करता है, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तब कौन सी गैस रिलीज होती है, तब हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखते हैं ये होता कैसे। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एसिड है कोई, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन कराई मेटल के साथ। अब मेटल क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। यहाँ पे कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब देखो लिथियम है, लिथियम की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या रहती है, 1s2 2s1। सोडियम है, सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या रहती है, 1s2 1s2 2s2 6s1।
अब देखो हमें पता है किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब लिथियम है, ये लिथियम की है और ये हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2। वहीं अगर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कैसे बन रहे हैं स्टेबल बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास बोलते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए तो हमारे पास स्पीसीज कैसी रहती है स्टेबल रहती है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे इजीली डोनेट कर देंगे, इजीली रिलीज कर देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में कन्वर्ट हो रही है स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अभी हमारे पास क्या है एसिड है, एसिड रिलीज हो टूट जाए किसमें एच पॉजिटिव ए नेगेटिव में। एच पॉजिटिव एसिड है, एच पॉजिटिव रिलीज करेगा एच पॉजिटिव ए नेगेटिव में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आया मेटल, मेटल रहा होगा पॉजिटिव क्यों क्योंकि इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो मिल जाएंगे एम पॉजिटिव ए नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये एच पॉजिटिव और बन जाएगा एच पॉजिटिव था एक इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके बन गया एच। अब एच कल्ला क्या कल्ला एच एग्जिस्ट करता है नहीं करता तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम H2 और आगे लगा देंगे हाफ। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस है ये H2 हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी हमारे पास रिलीज होगी। ठीक है, तो याद रखना एसिड हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करता है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आए समझ में जैसे मेटल है मेटल कन्वर्ट हो जाएगा एम पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब हमारे पास आएगा एच पॉजिटिव एच एच पॉजिटिव ये क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एच में। एच हमारे पास तो होता नहीं है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे एच से एच कट जाएगा एच रहेगा तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो गई लिबरेट हो गई। ऑलराइट आए समझ में, तो ये बात हमेशा याद रखना एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करता है दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये थी एसिड की एक रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। जैसे ये हमारे पास H है ये मेरे पास कोई बेस है राइट। अब बेस का काम क्या होता है बेस का काम होता है एसिडिक H को रिमूव करना, एसिडिक H को रिमूव करना बेस का काम होता है एसिडिक H को रिमूव करना। तो यहाँ से ये देखो H पॉजिटिव है एसिडिक H को रिमूव कर लेगा हमारे पास क्या बनेगा ए नेगेटिव बी एच एसिडिक H को रिमूव कर लिया तो ये हमारे पास एसिड था और यहाँ पे ये जो बी एच बना है ये भी हमारे पास क्या बना है एक एसिड बना है। मान लो मैंने इसको नाम दिया एसिड 1 ये हो गया एसिड 2। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एसिड 2। यहाँ पे भी जो है हमारे पास एसिड 2 की ही फॉर्मेशन होती है और ये एसिड 2 कैसा रहता है हमारे पास वीक रहता है। एसिड ये एसिड था इसने रिएक्शन करी बेस के साथ, बेस का काम क्या होता है एसिडिक एच को रिमूव करना, इसने एच को रिमूव करके बना लिया बी एच और यहाँ पे रह गया हमारे पास ए नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास बी एच बना है ये भी हमारे पास कैसा रहता है एक एसिड ही रहता है बट ये हमारे पास कैसा एसिड रहता है ये जो एसिड 1 है ना एसिड 1 क्या रहता है हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड रहता है और एसिड 2 हमारे पास कैसा एसिड रहता है वीक एसिड रहता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो एसिड 2 बना है ये अगर हमारे पास वीक एसिड बन रहा है तो ये रिएक्शन कैसी होगी फिजिबल होगी। फिजिबल होगी मीन स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अपने आप हो जाएगी। कब अगर हमारे पास ये जो एसिड 2 है ये एसिड 1 से कैसा एसिड बन रहा है वीक एसिड बन रहा है तब। कब होगी जब हमारे पास ये जो एसिड 2 बन रहा है ये एसिड 1 से कैसा एसिड होना चाहिए वीक एसिड होना चाहिए तभी ये रिएक्शन कैसी रहेगी हमारे पास फिजिबल रिएक्शन रहेगी। ठीक है, अभी ये इसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से जो है आपको ये वाली और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बट उससे पहले काम करते हैं क्या हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहता है क्या सल्फ्यूनिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद रहता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सल्फ्यूनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है क्योंकि सल्फ्यूनिक एसिड में देखो हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये बनेगा, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये वाला ये यहाँ पे डिस्पर्स होगा चार्ज। ठीक है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे है ये यहाँ पे जो है। ठीक है, तो आर एस ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे तीन। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखो ये बनेगा ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो हमारे पास इसके
कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2, जबकि सल्फ्यूनिक एसिड के कितने बन रहे थे? 3। तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो अनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस अनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमारा सल्फ्यूनिक एसिड क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहता है। ठीक है, तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है? सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है हमारे पास सल्फ्यूनिक एसिड, फिर आता है हमारे पास क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है हमारे पास H2CO3, फिर आता है हमारे पास फिनोल। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ हमने अभी डिस्कस करी थी। फिनोल के बाद आता है हमारे पास वाटर, फिर आता है हमारे पास अल्कोहल, फिर आता है हमारे पास अल्काइन, फिर आता है हमारे पास अमोनिया, देन देयर इज अल्कीन्स, और लास्ट में है हमारे पास अल्केन। ठीक है, तो ये रहती है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसको जो है अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को। सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है सल्फ्यूनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है हमारे पास H2CO3, फिनोल, वाटर, अल्कोहल, अल्कीन्स, अमोनिया, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। इनको मैंने समझाया भी है। सल्फ्यूनिक एसिड क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, इसका रीजन मैंने आपको दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ और फिनोल का हमने अभी डिस्कस किया था। फिनोल, वाटर और अल्कोहल का मैंने लास्ट लेक्चर में जब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ाया था उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कीन से क्यों ज्यादा एसिडिक है ये मैं आपको ये आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp, इसकी रहती है sp2, इसकी रहती है sp3। इसमें s करेक्टर ज्यादा है, s करेक्टर ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। दैट्स व्हाई अल्काइंस क्या रहता है? अल्कीन्स और अल्केन से ज्यादा एसिडिक रहता है। ऑलराइट, आए समझ में? तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको ये जो मैंने रिएक्शन बताई ना बेस से, ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आए। कुछ रिएक्शन देखते हैं। अब ये हमारे पास हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास बेस है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। ये देखो इसका क्या बनेगा, क्या करेगा? O नेगेटिव, फिनोल एसिडिक है, H पॉजिटिव दे देगा, O नेगेटिव, तो यहाँ पे काउंटर आयन रहेगा N पॉजिटिव, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? H2O की। OH नेगेटिव था, यहाँ से H पॉजिटिव ले लिया, बन गया हमारे पास H2। तो H2 हमारे पास हो गया वीक एसिड। अब फिनोल है, यह था हमारे पास एसिड 1, ये हमारे पास एसिड 1, ये था हमारे पास एसिड 2। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? उसके लिए मैंने क्या बताया था रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए कि एसिड 1 जो है वो स्ट्रॉन्गर होना एसिड होना चाहिए एसिड 2 से। अब क्या फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है H2O से? राइट, हमने अभी देखा कि फिनोल क्या है? H2O से स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एसिड 1 क्या है? एसिड 2 से स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? यस, ये रिएक्शन हमारे पास कैसे रहेगी? फिजिबल रिएक्शन रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड देखते हैं, ये कैसे टूटेगा? N पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे रहेगा Na पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा? NH2 नेगेटिव था, H पॉजिटिव रिलीज हुआ, इसने ले लिया और बन गया NH3। अब ये बना है हमारे पास एसिड 2, ये था हमारे पास एसिड 1। रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए एसिड 1 को क्या होना चाहिए? एसिड 2 से स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड है? राइट, हमने अभी देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास कैसी रहेगी? ये रिएक्शन भी हमारे पास फिजिबल रहेगी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। देखो क्या बनेगा हमारे पास? O नेगेटिव Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव था, H पॉजिटिव रिलीज हुआ कंबाइन करके, और हमें क्या मिल गया? H2CO3। ये बना है हमारे पास एसिड 2, ये था हमारे पास एसिड 1। अब फिनोल, अब देखो H2CO3 फिनोल से क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। H2CO3 फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, मींस एसिड 2 क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिड 1 से। तो ये रिएक्शन क्या फिजिबल होगी? नहीं, ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं होगी। ऑलराइट, आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, तो ये यहाँ पे बेंजीन है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा हमारे पास? ई ओ नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव रहेगा, और हमारे पास जो सेकंड एसिड बनेगा H2CO3। ठीक है, तो ये हमारे पास है एसिड 2, ये है हमारे पास एसिड 1। अब कार्बोबेंजोइक एसिड और H2CO3 कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? A1 हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है A2 से, तो मींस
सही है। A1 हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है A2 से, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास कैसी रहेगी, ये रिएक्शन भी हमारे पास फिजिबल रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये 4 रिएक्शन हमारे पास कैसे रहेगी, फिजिबल। थर्ड रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं रहेगी। ऑलराइट, आए समझ में। तो कैसे देखते हैं हम फिजिबिलिटी किसी भी रिएक्शन की। जो हमारे पास सेकंड एसिड बनेगा वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट एसिड से वीकर एसिड होना चाहिए। अगर वीकर एसिड है तो वो रिएक्शन हमारे पास कैसी रहेगी, फिजिबल रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। ऑलराइट, आए समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आता है पिक्रिक एसिड का। सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहता है पिक्रिक एसिड, ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ये हमारे पास रहता है सबसे ज्यादा एसिडिक। तो उसके बाद आता है हमारे पास ओ एच, ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा बेंजोइक एसिड। देन देयर इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, उसके बाद आता है हमारा OH, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 NO2 लगे हुए हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। देन देयर इज OH, एक ही NO2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फिनोल। फिर आता है हमारे पास HCO3 नेगेटिव। ओके, फिर आता है हमारे पास अल्कोहल। फिर आता है हमारे पास H2O। फिर आता है हमारे पास ये पेंटेन। फिर आता है हमारे पास ROH। फिर आता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, फिर आता है हमारे पास अमोनिया। देन हमारे पास आता है अल्कीन। लास्ट में आता है हमारे पास एल्कीन। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है हमारे पास पिक्रिक एसिड, फिर आता है स्क्वेरिक एसिड, फिर आता है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एलिफेटिक एसिड, फिर फिनोल जहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोनिक एसिड, फिनोल एक ही NO2 ग्रुप है, फिनोल, बाइकार्बोनेट आयन, मिथेनॉल, H2O। ये क्यों एसिडिक है, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास कैसा कंपाउंड बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है, एसिडिक है। फिर आता है हमारे पास अल्कोहल, अल्काइंस, अमोनिया, अल्कीन्स एंड एल्कीन्स। तो ये ऑर्डर आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। हमने जो है सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। राइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। फिर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। आज के लेक्चर में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये थर्ड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी। सेकेंड लेक्चर में हमने अल्कोहल एंड फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी। आज की इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी। एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।